हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग जो आगामी परीक्षाएं होने वाले हैं उनके लिए जीके, जीएस और हिंदी की 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं और पर डे जो है मॉर्निंग में करंट अफेयर की सीरीज चल रही है आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना भैया? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपके जीके और जीएस के प्रश्न। देखिए, जीके जीएस को हम लोग कंबाइन करके चलाते हैं, इसलिए जो लोग भाई लोग देखते होंगे अगर ऊपर आपको जीके दिखाई दे तो आप सोचिए कि हमको जीएस चाहिए। जो ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, जितने भी एग्जाम में ग्रुप डी में जितने भी साइंस आए थे, एनटीपीसी में जितने भी साइंस आए थे, सभी प्रश्नों का निचोड़ आपके बाद मतलब जीके के बाद उस वीडियो में रहता है। जो भाई लोग रेलवे की तैयारी करने वाले होंगे वो वीडियो छोड़ के ना जाया करें। वो उसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद देखिए, 10 क्वेश्चन के बाद नीचे फिर जीएस भी लगा रहता है, साइंस भी लगा रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो रेलवे की तैयारी करते हो, इसलिए मैं कहता हूँ ना, चाहे जिस चीज़ की तैयारी आप करते हैं, जो टेट की तैयारी करने वाले भाई लोग हैं, सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं, बिहार टेट की बिहार की कर रहे हैं, उसमें जो जीके जीएस आता है सबको देख कर उसका निचोड़ यहाँ रखा जाता है प्यारे भाई। ठीक है ना? तो आप सभी लोग या आप चाहे आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी प्यारे भाई। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए। ठीक है, देखिए इसका जवाब दीजिए। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने किया था, बता दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है 1921 में दयाराम साहनी साहब ने की थी, बताइएगा, या फिर 1856 में कनिंघम साहब ने की थी, या 1826 में चार्ल्स मैसन साहब, या 1826 में राखालदास बनर्जी साहब ने की थी। तो बताइएगा इसकी खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। तो आपको पता होगा 1826 ईस्वी में। कब भैया? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने पहली बार क्या की थी, हड़प्पा की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं फिर दयाराम साहनी साहब ने किसकी खोज की थी, ये बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज ये थी, याद रखिएगा। दयाराम साहनी साहब ने किसकी खोज की थी, या फिर पूछूं मैं राखालदास बनर्जी साहब ने किसकी खोज की थी, और कनिंघम साहब कौन थे, तो आप बताइए मुझे। देखिए ध्यान से सुनिएगा। दयाराम साहनी साहब ने आप जानते हैं हड़प्पा टीले का क्या करवाया था, खनन करवाया था। क्या करवाया था? खनन करवाया था। ठीक है, कनिंघम साहब ने पहली बार लेखयुक्त मोहर प्राप्त की थी, इस बात को आप याद रखिएगा। राखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करवाई थी, किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है भैया, मोहनजोदड़ो का खनन किसने करवाया? राखालदास बनर्जी। और हड़प्पा के टीले का खनन किसने करवाया? तो किसने करवाया? दयाराम साहनी। उसका निरीक्षण परीक्षण किया और लेखयुक्त मोहर प्राप्त की, वो किसने किया? कनिंघम ने किया। किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में। ये सारा डेट आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए प्यारे भाई। चलिए आगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इसको देखिए और इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। भारत में पुरातात्विक का जनक किसे माना जाता है, बताइए। भारत में पुरातात्विक का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका मुझे राइट आंसर दीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मॉर्सर, दयाराम साहनी या राखालदास बनर्जी। अब बताइएगा खनन किसने करवाया था? भाई जिसने खनन करवाया होगा उसी को क्या कहा जाएगा? पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाएगा। तो बताइएगा किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का क्या कहा जाता था? जनक कहा जाता है। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। आगे बढ़ा जाए। भारत में पुरातात्विक उत्खनन का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है ना? अगर पूछा जाए पुरातात्विक विभाग के जो महानिदेशक थे वो कौन थे, तो सर जॉन मार्शल वहाँ के महानिदेशक थे। ठीक है, दयाराम साहनी साहब ने क्या किया? टीले, हड़प्पा के टीले का क्या करवाया? खनन करवाया। राखालदास बनर्जी साहब ने क्या किया? मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने मोहनजोदड़ो के खनन किया, उसके बारे में बताया। ठीक है, चलिए। और हड़प्पा सभ्यता पहली बार लिखित मोहर किसने प्राप्त की, तो भी किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, ये जो आप पेट देने वाले हैं, पेट की एग्जाम, उसमें भी हड़प्पा सभ्यता साफ साफ लिखा हुआ है। उसके लिए इसमें आप याद रखिएगा, पेट में जो भी क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता से इसी वीडियो में से आएगा, आप याद रखिएगा इस वीडियो को। ठीक है प्यारे भाई, एकदम महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए। हड़प्पा टीले का खनन किसने करवाया था, बताइए। अभी मैंने आपको कितनी बार बताया हड़प्पा टीले का खनन किसने करवाया? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको भी बहुत बार बता दिया, इतने में ही। चार्ल्स मैसन साहब ने करवाया, सर जॉन मॉर्सल ने करवाया, कनिंघम ने करवाया, या फिर दयाराम साहनी साहब ने करवाया। तो मैंने इसका राइट आंसर आपको बता रखा है प्यारे भाई, किसने करवाया? 4-5 बार मैंने बताया अभी आपको, दयाराम साहनी साहब ने इसका क्या कराया? खनन किया। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई,
हड़प्पा टीका खनन किसने करवाया? दयाराम साहनी, ठीक है ना, बोलो भैया। और उस समय जो उत्खनन विभाग था उसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ठीक है ना भैया। और कनिंघम ने क्या किया बताइए? कनिंघम ने क्या किया बोलिए? परिबल लेखयुक्त मोहर प्राप्त की। कौन सी? लेखयुक्त मोहर प्राप्त की, ठीक है ना। चलिए, और चार्ल्स मसल ने पहली बार हड़प्पा का क्या किया? उनकी खोज की और उनके बारे में बताया, ठीक है ना भैया, 1826 में। चलिए आगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आप देखिए और इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। समझिए, देखिए, सुनिए, उसके बाद इसका राइट आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के दौरान पुरातात्विक या हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान, पूरा प्रश्न होगा, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान, ठीक है ना भैया, पुरातात्विक महाविभाग के महानिदेशक कौन थे? दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, कनिंघम या नॉन ऑफ दीज? तो बताइए, अभी मैंने बताया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पिछली भी वीडियो में बहुत बार बता दिया, ठीक है ना प्यारे भाई। सर जॉन मार्शल को क्या कहा जाता था? पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आप देखिए और जवाब दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या थी? बता दीजिए। देखिए भैया, ये जो तिथि है ना, ये आपको बहुत जगह बहुत भिन्न भिन्न मिलेगी फिलहाल, लेकिन आप जो एग्जैक्ट है, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार बताई गई है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगी, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी जो मानी गई है तिथि, वो क्या मानी गई? 23 से 17.5 BC मानी गई। कब से कब? 23 से 17.5 BC। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। कब मानी गई है? 2300 से 1750 BC मानी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें भैया नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है? पिगट ने किन दो नगरों को जुड़वा राजधानी कहा है? किसने भैया? पिगट ने किन दो नगरों को जुड़वा राजधानी कहा है? आपको ये बात याद होनी चाहिए, पिगट ने किसे कहा है। ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया प्यारे भाई? बहुत बार पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। आप बताइएगा कि पिगट साहब, जो कि इतिहास के एक माने जाने प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं, ठीक है, इन्होंने दो नगरों को जुड़वा राजधानी कहा है, वो दोनों आपको बताना है। लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, या फिर मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों को। तो बताइए, इन्होंने मोहनजोदड़ो और किसको? हड़प्पा को, इन दोनों को मिलाकर दोनों को इन्होंने क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा नगर कहा है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है प्यारे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप देखिए और इसका राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्यारे भाई। चलिए, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आप बताइए, मुझे कितनी बार पेपर में पूछा गया प्यारे भाई, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वह कौन था? आप मुझे जल्दी से बताएं भैया। चलिए आगे बताइएगा कौन था। ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, या फिर हड़प्पा, या फिर कालीबंगा, या लोथल। तो आप जानते हैं लोथल तो सबसे छोटा वाला था, लोथल सबसे छोटा वाला था, लेकिन सबसे बड़ा पूछा गया तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखिए। दाइमाबाद, कौन सा? दाइमाबाद या अहमदनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, कौन है? गोदावरी है, ठीक है भैया, हिंडन नदी, चिनाब नदी, या फिर दास नदी। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा? दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। आपको अगर मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, देखिए ये वाली चीज़ आपको याद हो, ये क्या है? पूर्व है, ये क्या है? पश्चिम है, और ये क्या है? उत्तर है, और ये क्या है? दक्षिण है। ये बात आपको याद होगी, ठीक है ना भैया? बताइए, ये बात आपको याद होगी ना? तो पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर है, कौन है? आलमगीरपुर है, आप सभी को पता होगा कौन है? आलमगीरपुर, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे पर है, ठीक है ना भैया। ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है, आप जानते होंगे, ठीक है ना। यहाँ कौन सा? चिनाब नदी है, ठीक है ना। और दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, यहाँ है दाइमाबाद से दक्षिण, याद रखिएगा। यहाँ ये कौन सी नदी किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। इसका राइट आंसर प्यारे भाई कौन सा हो जाएगा?
बताइए मुझे गोदावरी नदी, ठीक है। यहाँ क्या है बताइए, दक्षिण में दाइमाबाद है और यहाँ गोदावरी नदी है, ठीक है ना। और यहाँ कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। इधर कौन सी नदी है, यहाँ चिनाब नदी है, इस बात को आप याद रखिएगा। और पूरब में क्या है प्यारे भाई, चलिए पूरब में क्या है इसके बता दीजिए, पूरब में क्या है, एक बार पुनः देखते हैं, थोड़ा सा हो गया था। देखिए पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, हिंडन नदी, नदी कौन सी है यहाँ, हिंडन नदी है, इसको आप याद रखिएगा। दक्षिण में कौन है भैया, दायमाबाद है, यहाँ नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, इसको भी आप याद रखिएगा, गोदावरी नदी, ठीक है। आगे चलें और बताइएगा पश्चिम में कौन है, पश्चिम में आपकी दास्क नदी है, कौन सी नदी है, दास्क नदी, इसको आप याद रखिएगा, बलूचिस्तान में, ठीक है। और ये उत्तर जो है, उत्तर में आपका है चिनाब नदी, कौन सी नदी, चिनाब नदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा, आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भैया, ए फॉर आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी मृतकों का टीरा कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। मृतकों का टीरा किसे कहते हैं प्यारे भाई, बताइए। आप जानते हैं मुए जो देड़ो, क्या नाम है, मोहन जोदड़ो का पूरा नाम होता है मुए, क्या होता है, इसका शुद्ध जो भाषा में कहा जाता है सिंध भाषा में, मुए जो देड़ो, क्या होता है भैया, मुए जो देड़ो होता है, इसका सिंध भाषा में शुद्ध नाम होता है मुए जो देड़ो, क्या होता है, मुए जो देड़ो, इसका शुद्ध भाषा में मतलब सिंध भाषा में इसका नाम होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीरा, किसका टीरा, मृतकों का टीरा। तो जाहिर सी बात है किसे कहेंगे, मोहन जोदड़ो को मृतकों का टीरा कहा जाता है, इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ मिलती थी, कालीबंगा में मिलती थी। लोथा सबसे छोटा नगर है जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, कितने भागों में, 3 भागों में, ऊपरी मध्य और निचले भागों में बटा हुआ था, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, सबसे ज़्यादा कब्रें कहाँ मिली है, बताइए। सबसे ज़्यादा जो कब्रें हैं वो कहाँ मिली हैं प्यारे भाई, आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कब्र कहाँ मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं, राखीगढ़ी में मिली हैं, लोथल में या फिर धौला बीरा में। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो 57 कब्रें मिली हैं, कितनी कब्रें, सबसे ज़्यादा जो कब्रें मिली हैं 57 कब्रें, वो कहाँ से मिली हैं, वो मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में लोगों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, ठीक है प्यारे भाई। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग भैया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। चलिए 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसके बाद साइंस आ जाएगा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से स्टेडियम का साक्ष्य मिला, अभी मैंने बताया एक मात्र नगर हड़प्पा का है जो क्या किया है प्यारे भाई, जो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग, ऊपरी भाग, ठीक है ना, कौन से भाग, ऊपरी भाग, उसके बाद मध्य भाग और उसके बाद निचला भाग। कौन सा भाग, मध्य भाग और निचला भाग या निम्न भाग। तो बताइए आप मुझे, ये 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र शहर कौन सा है, आप मुझे बताइए। ये है धौलावीरा, कौन है, धौलावीरा। लोथा तो सबसे छोटा नगर था, कौन था, सबसे छोटा नगर था, धौलावीरा। इसका पूरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। ये आप मुझे आंसर बताइएगा इसका, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा या फिर मोहन जोदड़ो। तो बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा धौलावीरा। जो धौलावीरा है, धौलावीरा वो कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। और इसके मध्य भाग से, कौन से भाग से, मध्य भाग से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट, ये जो अभी हम लोगों ने इसको देखा ना क्वेश्चन नंबर 10, तो हमने आपको बताया क्या, लोथल सबसे छोटा नगर है, ये क्या है, सबसे छोटा नगर था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। किस नगर से लेख युक्त मोहर मिली है, क्या मिली है, किस नगर से लेख युक्त मोहर मिली है, आप बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता था उसके किस नगर से लेख युक्त मोहर मिली है, राखीगढ़ी, लोथर, धौलावीरा, कालीबंगा। मैंने कहा था ना लेख युक्त मोहर किसने प्राप्त की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है। अब बताइएगा वो मिली कहाँ से थी, ऑप्शन आपके सामने है, आप मुझे इसका राइट आंसर दीजिएगा, कहाँ से मिली है, राखीगढ़ी, लोथर, धौलावीरा या फिर कालीबंगा। तो ये मिली है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राखीगढ़ी से क्या मिली है, एक लेखयुक्त मोहर मिली है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है? आ जाइए, हम लोग कहाँ आ गए हैं अब? बोलो भैया, आ गए अब साइंस पर। जितने भाई लोग रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना भैया, जितने भी भाई लोग रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ साइंस का रोल होगा, जितने लोग तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? कौन सा धातु है? उपधातु है। इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है जर्मेनियम है। कौन है? जर्मेनियम है, बोरान है, एंटीमनी या फिर बेरिलियम। तो उपधातु निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको ये बताना था प्यारे भाई। इसमें से उपधातु देखिए, इसमें से जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इधर देखिए, जर्मेनियम, बोरान और एंटीमनी, ठीक है। ये तीनों की तीनों क्या है? उपधातु हैं। क्या है? उपधातु हैं, ठीक है। और एक आपको दिखाई दे रहा है बेरिलियम। क्या दिखाई दे रहा है? बेरिलियम, BE। आप जानते हैं इसको ना, ये उपधातु नहीं है। ये क्या है? उपधातु नहीं है बेरिलियम। खाली ये तीनों क्या है? बेरिलियम, मतलब ये जर्मेनियम, बोरान और एंटीमनी, ये सब क्या है? उपधातु हैं। आपने देखा होगा पीरियड टेबल में इनकी जो संख्या है ऐसे करके है। कैसे है? ऐसे है ये, ठीक है। बोरान से शुरू होता है, फिर ऐसे क्रम से ये लोग हैं, ठीक है ना। चले, और यही क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किसको? किसको डिवाइड करते हैं? अधातु और धातु को। किसको किसको? अगर आपसे कभी एक बार भी पेपर में पूछा गया ग्रुप डी में, याद रखिएगा, धातु को अधातु से डिवाइड करने वाले जो तत्व होती है, जो श्रृंखला है, वो कौन सी है? तो वह उपधातुओं की है। किसकी है? उपधातुओं के। इस बात को आप याद रखिएगा। जितने भी भाई लोग तैयारी करने वाले होंगे रेलवे की, या जहाँ जहाँ साइंस का रोल होगा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी, ठीक है प्यारे भाई। चले आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरिलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे भाई। पानी और तेल का मिश्रण। देखिए कह रहा है कि तेल और पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण है। अब आप जानते हैं, अगर हम लोग पानी में तेल को डालेंगे तो पानी क्या करता है? तेल में डूब जाता है ना। बोलिए, पानी में अगर तेल को डालिए तो तेल क्या हो जाता है? पानी में डूब जाता है। डूब जाता है ना। पानी में नहीं डूबता है तेल। जब कभी भी तेल को पानी में डालेंगे तो तेल ऊपर क्या करता रहता है? तैरता है। उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होने के कारण। तो मिश्रण होगा समांगी, विषमांगी, दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप मुझे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा प्यारे भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? समांगी का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब दोनों में विभेद ना हो। याद रखिएगा, जब दोनों मिश्रणों में विभेद ना हो। क्या ना हो? विभेद ना हो। विभेद ना हो मतलब दोनों आपस में क्या हो जाए? मिल जाएं। अगर दोनों को मिलाया जाए और विभेद ना हो पाए, विभेद ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और विषमांगी किसे कहते हैं? जब दोनों में भेद हो जाए। क्या हो जाए? दोनों में भेद हो जाए, भेद किया जा सके, भेद हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे विषमांगी कहते हैं। अब आप मुझे बताइए ये दोनों मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। विषमांगी क्या होता है? जिसमें भेद हो जाए। समांगी क्या होता है? जिसमें भेद ना हो। तो आप बताइए, जिसमें भेद क्या हो? ना हो, अर्थात विभेद किया जा सके, अर्थात भेद ना हो। तो आप बताइएगा भेद ना हो पाने में। अच्छा बताइए, तेल और पानी को अगर कर दें तो भेद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल। इसी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वे फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ये विषमांगी मिश्रण होगा। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सब चीज़ें आप पढ़ते चलिएगा विधिवत तरह से, अच्छी तरह से। कह रहा है कोहरा किसका मिश्रण होता है? कौन? कोहरा किसका मिश्रण होता है प्यारे भाई? बताइए आप लोग मुझे, कोहरा जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? ठीक है, चलिए कार्बन है। ये क्या है? ये कार्बन है। अब मुझे आप इसका राइट आंसर बताइए। कह रहा है कोहरा किसका? कार्बन प्लस गैस का होता है, जल प्लस हवा का होता है, गैस प्लस गैस का होता है, या CO2 प्लस जल का होता है। तो आप जानते हैं जब कोहरा, अभी सुबह सुबह आप देख रहे हैं ठंडी का मौसम आ रहा है, धीरे धीरे कोहरा पड़ रहा है, ठीक है ना, गाँव में। अभी धीरे धीरे हर जगह पड़ने लगेगा। तो कोहरा क्या होता है? जब वर्षा की जो हल्की की ड्यू होती है, क्या होती है? जो ड्यू मतलब बूंदें होती है हल्की की, जब ऊपर आती है, उसमें जब हवा में मिलती है ना, तो क्या करने लगती हैं? डेंसिटी कम होने के कारण क्या करने की? इधर उधर तैरने लगती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। अर्थात ये जल प्लस हवा का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी, वे फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। चले आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किसे अलग किया जा सकता है? बताइए। अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये पढ़ाया कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किसको अलग किया जा सकता है? आयोडीन को, गंधक को, कपूर को, या सभी को। तो मैंने आपसे बताया था, अगर आप सभी को थोड़ा बहुत भी याद हो प्यारे भाई, तो आप मुझे इसका राइट आंसर दे देंगे। मैंने कहा आयोडीन हो, या गंधक हो, या कपूर हो, इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं?
बताइए ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ठोस अवस्था से कहाँ चले जाते हैं, गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए इनको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर प्यारे भाई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने राइट आंसर है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट धातु नहीं है। अब बताइए, अभी ये प्रश्न भी हम लोगों ने कल ऑफलाइन की क्लास में पढ़ा था, आप सभी लोग इसको जवाब दीजिए प्यारे भाई। बताइए निम्नलिखित में उत्कृष्ट धातु नहीं है, सोना, चांदी, टाइटेनियम, पारा, तो बताइएगा कौन सा नहीं होगा उत्कृष्ट धातु, कौन सा धातु उत्कृष्ट धातु इसमें से कौन सा नहीं होगा प्यारे भाई। आपके सामने ऑप्शन है, आप मुझे बताइए। टाइटेनियम आप सब जानते होंगे, सोना है, चांदी है, पारा है, लेकिन टाइटेनियम क्या है, ये सबसे हल्की धातु होती है। टाइटेनियम क्या होती है, सबसे हल्की धातु होती है। इसे रणनीतिक पदार्थ भी कहते हैं, उसे हथियार बनाने वाला पदार्थ भी कहते हैं। और इसी से आप जानते हैं टाइटेनिक, जो आप लोग मूवी देखे होंगे बनी थी टाइटन जहाज, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, उसे आप याद कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, कह रहा आतिशबाजी में हरे रंग की, बताइए ये प्रश्न भी आज मैंने ऑफलाइन की क्लास में करवाया था। किसमें, ऑफलाइन की क्लास में। बताइए आप लोग, आतिशबाजी में हरे रंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बता दीजिए। तो आतिशबाजी में हरे रंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बताइए। स्टेंसियम का किया जाता है, बेरियम का किया जाता है, तांबा का किया जाता है, ये एल्युमिनियम का किया। देखिए 4 तरह की आतिशबाजी समझते हैं ना, जो विवाह जब बारात उरात जाती है या फिर कोनो ऐसा कोई शुभ कार्य होता है, तो उसमें आप लोग देखते हैं जो ऊपर नहीं जाता है पटाखा, जो बहुत तेज़ से जाता है, उसमें 6 या 12 रहते हैं, ऊपर जाते हैं, बहुत मतलब अलग अलग रंगों के, रंग बिरंगे हो जाते हैं उसमें, तो उसे आतिशबाजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आतिशबाजी। तो बताइए मुझे, आतिशबाजी में हरे रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, किसके लिए, हरे रंग के लिए उसमें कौन सा जिम्मेदार है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं आपको बता दूं तो मैं आपको यहाँ 4 प्रश्न बताने वाला हूँ। कितने प्रश्न भैया, 4 प्रश्न मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि हरे के कारण भी, सफ़ेद का कारण भी और नीला का कारण भी, ठीक है ना, किसका हरे का कारण, नीले का कारण, सफ़ेद का कारण, ठीक है ना, मैं सबका कारण बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए। चलिए, आपसे पूछा गया, पहले मैं प्रश्न का ही आंसर दे देता हूँ ना। हरे रंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताइए। तो हरे रंग के लिए हम लोग बेरियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बेरियम। बेरियम का संकेत क्या होता है, Ba होता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भैया, अगर मैं पूछूं स्ट्रैंसियम का प्रयोग किस लिए करते हैं, कौन से रंग के लिए, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा लाल रंग के लिए। किसके लिए, लाल रंग के लिए। ठीक है, अगर फिर मैं पूछूं तांबा का प्रयोग फिर किस लिए करते हैं, किसका, तांबा का, तो तांबा नीले रंग के लिए। एकदम बढ़िया से भैया, एकदम दिल दिमाग लगा के इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है नीला रंग के लिए। अगर एल्युमिनियम पूछा जाए तो सफ़ेद रंग के लिए। किसके लिए, सफ़ेद रंग। बाकी सबका संकेत तो आप जानते होंगे, एल्युमिनियम का Al होता है, तांबे का कॉपर इसे आप कहते हैं Cu कहते हैं, स्ट्रांसियम का आप Sr कहते हैं और बेरियम का Br कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसका संकेत लिख दिया। बाकी इसका ये है हरे रंग। कौन सा रंग, हरा रंग। एक बार पूरा देखिए, पहले आप ध्यान से देखिए। अगर पूछे आतिशबाजी में हरे रंग के लिए कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है, तो आप कहेंगे बेरियम। अगर पूछे लाल रंग के लिए कौन सा, तो स्ट्रांसियम। अगर पूछे नीले रंग के लिए कौन, तो तांबा। और सफ़ेद के लिए कौन सी, तो आप कहेंगे एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी हमने आज ऑफलाइन की क्लास में करवाया था प्यारे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बताइए। इस प्रश्न को भी तो आज हम लोगों ने किया था, किसका प्रयोग, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग मुझे, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए इसमें भी मैं आपको 3 से 4 प्रश्न बताने वाला हूँ, यहाँ 4 प्रश्न आप याद रखिएगा। चलिए पहले तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कृत्रिम वर्षा में करते हैं। कहाँ करते हैं, कृत्रिम वर्षा में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा अम्लीय वर्षा पे बात करते हैं कि कौन सी वर्षा पे, अम्लीय वर्षा पे। अम्लीय वर्षा की बात करें तो आप जानते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड प्रयोग में लाए जाते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है भैया, चलिए अगर फिर मैं आपसे पूछूं फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, AgBr। किसका प्रयोग करते हैं, AgBr। इसे क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग, मतलब जो पहले आती थी
नेगेटिव ना उसको साफ करने के लिए, ठीक है। मतदाता स्याही, ऐसे अमिट स्याही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतदाता स्याही या फिर इसे अमिट स्याही कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। इसमें किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो कृत्रिम वसा है ये क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। इसका संकेत क्या होता है? AgI। क्या होता है? AgI होता है, ठीक है भैया। बताइए, यहाँ से भी 4 प्रश्न, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या है? अगर पूछे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर बी में करते हैं, मतलब कृत्रिम वसा में करते हैं। इसका संकेत क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड AgI, ठीक है। अगर पूछे अम्लीय वर्षा का प्रयोग, तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड होते हैं, NO2 और SO2 होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? AgBr का प्रयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। मतदाता स्याही या जिसे अमिट स्याही कहते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? AgNO3 का करते हैं। किसका करते हैं? AgNO3 का करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि किस तत्व को मोम में लपेट कर रखा जाता है। आइए यहाँ से फिर मैं आपको कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। चलिए पहले तो आप मुझे इसी का राइट आंसर बता दीजिएगा कि मोम में लपेट कर किस पदार्थ को रखा जाता है। कहाँ लपेट कर? मोम में लपेट कर किस पदार्थ को रखा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी, सीफा चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है सोडियम। क्या लिखा है? सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। आप जानते हैं सोडियम जल से क्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में। कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। इस बात को आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता होगा आप नोट कर लीजिएगा। इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं और ये जल के साथ क्रिया करके जलने लगता है, ठीक है। और पोटेशियम क्या करते हैं भैया? इसको हम मोम में लपेट के रखते हैं। फास्फोरस क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगता है, इसलिए फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में डुबो के रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे। और लिथियम, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटे जाने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। और तांबा आप जानते हैं एक मात्र शुद्ध तत्व होता है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तांबा है, ठीक है भैया। तो चलिए आप इन सभी को, अगर वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। आज के सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग वीडियो को 1 बार 2 बार रोक रोक के देखा करिए और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न तो खत्म हो गए हैं और आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो मित्र दोस्त यार हों, जो घर पे पढ़ने वाले आपके भाई बहन हों, उनको भी बताइए कि एक प्लेटफार्म जो आपके लिए चल रहा है शहीद आजम भगत सिंह, ठीक है। भले ही अभी छोटे लेवल पर है, ठीक है, लेकिन उसके क्वेश्चन छोटे लेवल के नहीं हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और आपके अपने चैनल से ही 5 से 6 भाई लोग, मतलब ऑफलाइन की बैचेस से 5 से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और क्वालिफाई की बात करें तो लगभग 15-20 लोगों ने क्वालिफाई किया था, जान लीजिए। 15 लोगों ने तो इसमें SSC GD में क्वालिफाई किया, बाकी ग्रुप डी में लगभग वही 8 लोगों ने उसमें क्वालिफाई किया था। उसके बाद फिर अग्निवीर में भी आप जानते हैं इसमें 1 लोग सेलेक्ट हुए हैं अपने यहाँ से, तो बहुत सारे लोग यहाँ सेलेक्ट हुए हैं। अब की बार आपका नंबर है और पूरी ईमानदारी के साथ जो है आप लग जाइए। और आप अभी तो हम लोग फिलहाल यहाँ 1 लाइनर का जो क्वेश्चन चला रहे हैं उसको आप पढ़िए विधिवत, ठीक है। और आप जानते हैं हमारी एक जो ऑफलाइन की ब्रांचेज हैं मछली शहर, बड़े पर चौराहे पर चल रही हैं। जो भाई लोग इसके नज़दीक वाले हों वो आके ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुई हैं, ठीक है प्यारे भाई। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप अपने भविष्य को बना सकते हैं, ठीक है। आप आके ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके, आपको पूरी थ्योरी की क्लास चल रही है, अभी नई बैचेज ज्वाइन है, आप आके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मम्मी पापा के सपने को और अपने सपने को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि आप सभी को।